रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। आप इतने सीनियर अधिकारी रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपसे इंटरेक्ट करा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तिहाड़ जेल आती है। कभी आपने गवर्नमेंट्स को ये इतने अच्छे आपके पास इनपुट्स रहे, आपने सजेशंस नहीं दिए? सिस्टम इतना सड़ गया है कि आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता। जब चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल जेल इनमेट हो गए, उनके लिए फिर कैसे प्रोविजन किए जाते हैं? जैसे आपने इतना बड़ा नाम लिया है, जब वो जेल में आए तो सबसे पहले हमें उनको दूसरे प्रिजनर से बचाना है। यही सिस्टम चलता रहा। पैसे वाला जेल में पहले तो आता नहीं, आता है तो जल्दी छूट जाता है, कन्विक्ट नहीं होता। तो ये कब सिस्टम खत्म होगा? इससे कैसे बदलाव कब आएगा? अगर आप सोचें कि देश में करप्शन है और जेल में करप्शन ना हो तो ये आपकी गलत सोच है। चार्ल्स शोभराज आपके जेल में रहे, उनकी जेल में कैसी एक पर्सनालिटी थी? मैंने सुना है कि वो काफी लोगों की मदद भी करते थे। जेलर को ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है, उन क्वालिटी को बाहर निकालना मेन रिफॉर्म ये है। सक्सेसफुल जेलर वो है जो आपका पॉजिटिविटी आपसे निकाल के जेल चलाता है। सर, अब वापस वहां पर बुक पे आते हैं और सीरीज पे। ब्लैक वारंट नाम क्यों रखा था बुक का? देखिए, मैंने ना जेल पे करीब 35 साल नौकरी की है। टू बी प्रिसाइज 81 में मैं आया था, 2016 में मैं रिटायर हुआ। तो मैंने अपने कैरियर में 8 फांसी देखी। 8 फांसी मैंने देखी। तो जब भी किसी को फांसी देते हैं तो उसके लिए कोर्ट एक वारंट इशू करती है जिसको ब्लैक वारंट इशू कहते हैं। तो मैंने किताब में अपनी 8 फांसियों का विवरण दिया हुआ है कि जैसे पहली मैंने फांसी देखी रंगा बिला की, जो ये वो बच्चों के साथ कुछ हुआ था, ये बहुत शंकर रोड के आसपास में। हाँ, वो मतलब आप लगा लें कि पहला निर्भया केस था। इसमें मैंने देखा था पब्लिक का इतना आउटरेज था। गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा अवार्ड भी है ब्रेवरी के आजकल है। अच्छा, वो दोनों बच्चों का नाम था? बच्चों के नाम से। तो पहला मैंने देखा था वो निर्भया केस था। ये वाला निर्भया केस तो कुछ भी नहीं था जो दूसरा हुआ। पहले वाला इतना घातक था कि सड़कों पे लोग ऐसे आ गए थे। और इवन मैंने पहली बार देखा था कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे मोरारजी देसाई होते थे, वो इनके घर गए थे, आर्मी ऑफिसर के घर गए थे, जिनके बच्चे थे, जिनके बच्चे वो हुए थे। पहली बार पब्लिक इतना आउटरेज था। दूसरी फांसी मैंने देखी मकबूल भट्ट की, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे, उनकी फांसी देखी। तीसरी फांसी मैंने देखी करतार सिंह उजागर सिंह की। वो जो ये डॉक्टर, वो 500 डॉक्टर जो जैन थे, आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने अपनी वाइफ का अपनी सेक्रेटरी के चक्कर में मार दिया था। उसमें करतार उजागर फंस गए थे वो 500 रुपए के चक्कर में, बेचारे फांसी पर चढ़ गए। उसने मर्डर करवाया, वो तो छूट गया, डॉक्टर छूट गए थे। हाँ, और इनको फांसी लग गई। ठीक है। उसके बाद फांसी देखी मैंने 2, सतवंत सिंह और केयर सिंह की, इंदिरा गांधी वाले मर्डर केस में। उसके बाद लास्ट फांसी देखी मैंने अफजल गुरु की। तो इन प्रिजनर्स की क्या मेंटालिटी होती है लास्ट टाइम? नेचुरली बड़े टेंशन में तो होंगे ही होंगे, जो भी है, जान जा रही है। तो क्या मेंटालिटी होती है वो मैंने इसमें अपनी किताब में लिखने की कोशिश की। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे रिसर्चर आते थे जो कहते थे हमने रिसर्च करनी है इनकी साइकी के ऊपर, पर जेल वाले अलाउ नहीं करते थे। मैं कोशिश करता था कि उनको अलाउ करूं। किसी ने रेपिस्ट की साइकोलॉजी पे करना होता था तो जेल वाले अलाउ
नहीं करते थे। हाँ, कम से कम उनकी केस स्टडी तो जाए तो मैंने समाज कहा इसमें ये केस स्टडी अपनी लिख देता हूँ। केस स्टडी पूरी आपने बिल्कुल ऑनेस्टली लिखी है, तो इसलिए मुझे लगता है ये बुक जो है पॉपुलर होने का यही कारण है। तो 8 फांसियां देखी, तो जनरली मैंने हर एक फांसी में देखा कि बंदा की तबीयत तो मतलब मेंटली तो वो सिक हो ही जाता है। देखिए क्या है, मैं फांसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कई लोग कहते हैं कानून को सख्त करो, फांसी दो, चौराहे पे टांग दो, चौराहे पे टांग दो, लाश। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें मर्डर के केस में जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो क्राइम कमिट होता है मर्डर है। अब सबको पता है कि अगर हम मर्डर करेंगे तो हमें फांसी हो सकती है, पर कोई भी जो है ये डेटरेंट, बहुत थोड़ा सा डेटरेंट है, बाकी फांसी के डर से मर्डर होने कम नहीं हुए, डे बाई डे बढ़ रहे हैं। वो तो मूवमेंट ऑफ एंगर में होता है, तो हाँ। बेसिकली उस टाइम तो दिमाग ही नहीं चल रहा होता। रेप के केस में भी जैसे रेप हम जितनी भी सजा वो करते जा रहे हैं, अगर आप फांसी भी रख दो रेप तब भी होते रहेंगे। तो जनरली आप देखो फांसी की सजा होती किसको है? जनरली गरीब आदमी को होती है। आप देखेंगे बड़े बड़े केस हैं जो अमीर आदमी ने बड़े बड़े क्राइम किए, जैसे आपने निठारी वाला केस देखा होगा। हाँ सर, वो तो अभी 2 महीने पहले दोनों ही छूट गए। पंढेर पहले वो और पंढेर, कोहली वगैरह थे उनके। और सर उससे ज्यादा तो मुझे लगता है उससे हीनियस क्राइम तो हमने अभी तक हुआ ही नहीं इंडियन हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा कि अब देखो दोनों बाहर आ गए। दोनों बाहर आ गए, दोनों क्यों आ गए? इंटरव्यूज भी दे रहे हैं वो तो क्यों पंडित बाहर आ गए? क्योंकि पैसे वाले थे। बड़ा वकील कर सकते थे, बड़ा सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो बड़ा वकील भी कर सकते थे, तो बड़ा वकील क्या बाहर आ गए। क्योंकि बड़ा वकील जो होता है उसको पता होता है कि किस टेक्निकल ग्राउंड पे जो है इनको रिलीफ, लूप होल पता है, लूप होल पता है, तो बाहर आ गए। जिनको ज्यादातर फांसी मिलती है आप देखोगे गरीब होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब अगर गरीब को ही फांसी मिलनी है, 500 रुपए के ऊपर जब करतार जागर सिंह को फांसी मिल गई, पर सर इससे बड़ी गलत चीज क्या है कि जिसने करवाया वो छूट गया, तो फिर वो जज ने क्या किया? बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान किसी को ये फांसी की सजा हमारे इसमें होनी नहीं चाहिए। अब जितनी सभ्य कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओ, वहाँ फांसी की सजा नहीं है, वहाँ क्या करेंगे? 300 साल 400 साल की जेल, मतलब मूवीज में हम देखते हैं। तो आप भी ऐसे करो ना यहाँ पे कि मतलब जब तक जिएगा तब तक हाँ जेल में सड़ेगा। आप ऐसे करो ना यहाँ पे। सर मुझे लगता है उसका डर ज्यादा होगा। उसका डर ज्यादा है। जब आदमी को पता चले ना आज मैं 25 साल का हूँ और आज मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, बिल्कुल, जब तक जीऊंगा कोई निकाल नहीं सकता मुझे, फिर क्राइम 1/10 हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको बताऊं, जेलें जो चलती हैं वो क्रिमिनल चलाते हैं। अगर किसी को अगर क्रिमिनल हमारा साथ ना दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जेल चलाना। जितना सिक्योरिटी रिलेटेड नंबरदार होते हैं, ये सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं, मर्डर वाले केस वाले ज्यादा होते हैं, कन्विक्टेड ज्यादा रहते हैं इसमें। कन्विक्टेड भी, अंडर ट्रायल भी। किसी के पेटिशन, कोई 500 पेज की आपके पास कोई पेटिशन आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हम प्रिजनर को पकड़ा देते हैं, प्रिजनर बेचारा रात को जाग जाग के उसका रिप्लाई बना के दे देगा अगले दिन। जो पढ़े लिखे होते हैं, वकील भी जेल में आ जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग होते हैं। तो प्रिजनर जो है, अब आपने अगर 100 साल की सजा दे दी, तो अगर आपने उसको जेल में लाइब्रेरियन बना दिया तो आप ये सोच सकते हो जब तक आप नौकरी कर रहे हो आपकी लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास चलेगी। वो उससे जितना मर्जी आप काम करवा लो, वो आपका काम फर्स्ट क्लास, जैसे सरकारी नौकर करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा करके देगा। तो लंबी लंबी आप सजा करो ना। आप क्यों गरीब आदमी को फांसी पे, जब आपको पता है उसका कोई डेटरेंट है ही नहीं, आप क्यों इस पे लगे हुए हो फांसी देने पे? और हमारे देखेंगे पब्लिक क्या है, पब्लिक को न्याय व्यवस्था पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं है विश्वास। अगर किसी ने रेप किया, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया, वो सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। अरे भैया, पुलिस ने ठीक बंदे को मारा है, गलत को मारा है, किसी गरीब को मारा है, कम से कम न्याय व्यवस्था पे विश्वास तो करते हैं कि पहले उसका वो चार्ज प्रूव हो, तब आप सेलिब्रेशन करो अगर उसको कुछ हुआ है। अगर पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया तो हम लोग बड़े सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो अपनी न्याय प्रणाली है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। और न्याय प्रणाली पे क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट जो है आपकी, इंडेफिनेट आपकी चीजें चलती रहती हैं। तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक टाइम बाउंड इसका होना चाहिए, ट्रायल का टाइम होना चाहिए,
और फांसी नहीं होनी चाहिए। आपने जब देनी गरीब को है तो आप जितनी लंबी सजा करोगे वो आपके सिस्टम के लिए अच्छा होगा। एक आदमी को जब ये होगा ना कि मैंने 25 साल जेल में रहना है, उसकी रूह कांपेगी कि जेल में 25 साल रहना पड़ेगा, मैं शायद ये क्राइम ना करूं। जब उसको है कि आपने मौत की सजा हो सकती है इसमें, उसको ये पता होता है मौत की सजा अगर 10 मौत की सजा नीचे वाली कोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मेरे ख्याल 1 या 2 रह जाता है। और उसके बाद भी ये भी तो होता है कि मर्सी पिटीशन लगा मर्सी सकते पिटीशन हैं, ये गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक्सेप्ट हुई हैं हाँ। पीछे। तो और लंबे लंबे जब चलते हैं तो इसलिए वो वाली चीज जो है हमारी जो न्याय प्रणाली है उसको वीक कर रही है। आप इतने सीनियर अधिकारी रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपसे इंटरेक्ट करा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तिहाड़ जेल आती है, कभी आपने गवर्नमेंट्स को, ये इतने अच्छे अच्छे आपके पास इनपुट्स रहे, आपने सजेशंस नहीं दिए? सजेशन मैंने बहुत बार दिए, बहुत बार दिए हैं, पर हमारा सिस्टम इतना सड़ गया है। मैं बेबाक बोलता हूँ, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जी। सिस्टम इतना सड़ गया है कि आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता। जब तक कि वो आवाज किसी अथॉरिटेटिव उससे आ रही है तब तक कोई नहीं सुनता। आज की डेट में क्या है, आपको पहले सपोज किसी का सर्विस मैटर है, उसको किसी ने गलत तरीके से पनिशमेंट दे दी उसके बॉस ने, वो पहले जाएगा, उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कोई टाइम की कोई वो है नहीं, 7-7 8-8 साल तक केस, छोटे छोटे केस चलते रहते हैं। और हमारे यहाँ जो उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो फैसला आएगा, सरकारी ऑफिस में क्या होता है उसको फेंक देते हैं, कोई उस पर वो नहीं करते, कहते अपील कर देंगे। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में फिर 4-5 साल लग जाएंगे। फिर हाई कोर्ट के फैसले को सरकार थोड़ा सा सीरियसली लेती है, पर उसमें भी जो होता है एक कंपल्सिव होता है ना कि आपने अपील में जाना है, आपने बात मानी नहीं, अब उसमें भी अपील में चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं खुद भुगतभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सर, तिहाड़ जेल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते, दिल्ली गवर्नमेंट के। दिल्ली गवर्नमेंट के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने जेल में रहे, उस टाइम आप सर्विस में थे? हाँ हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब फिर जब चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल जेल इनमेट हो गए, उनके लिए फिर कैसे प्रोविजन किए जाते हैं? देखिए क्या होता है कि एक बार तो जेल मंत्री भी जेल में थे, मंत्री भी जेल में थे, सत्येंद्र जैन मेरे ख्याल जेल मंत्री थे। हाँ, जेल मंत्री थे। क्या होता है कि जो सबसे पहला जो जेलर का जो काम होता है वो होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर। जैसे आपने इतना बड़ा नाम लिया है, जब वो जेल में आए तो सबसे पहले हमें उनको दूसरे प्रिजनर से बचाना है। वो तो सबसे प्राइम हो गया सिक्योरिटी। प्राइम हो गया सिक्योरिटी। दूसरा क्या होता है, इनके साथ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आती है कि ये लोग चाहते हैं कि खाना जेल का ना खा के इनका बाहर से खाना है, तो इसमें कोर्ट ने अलाउ कर दिया था इनका खाना बाहर से, घर से आने के लिए। हाँ, वो बताया गया था कि कुछ डायबिटीज की कई लोग हैं उनका होटल से खाना आता था, ये मैंने देखे, अपने कोर्ट के ऑर्डर भी होते हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तीसरी जो होती है, जो भी वीआईपी प्रिजनर होता है उसको होता है कि उसके घर वाले जब भी उसको मिलने के लिए आए, उसको जैसे हफ्ते में 2, एक आम आदमी को आप मिलाते हैं हफ्ते में 2 बार, उसका होता है कि हफ्ते में 3 बार या 4 बार दिया है तो उसको मिलवाएं और अलग से मिलवा दें। मतलब वैसे तो जनरल उसके लिए तो एक विंडो रहता है। हाँ, उसमें जनरल में तो मुलाकात जंगला होता है कि एक तरफ प्रिजनर खड़ा होता है, एक तरफ जो है उसमें रश इतना होता है, रश बहुत होता है, तो उनका होता है कि उनका अलग से मुलाकात हो जाए। एक इनका होता है कि सेल मिल जाए जेल में, सेपरेट एक सेपरेट कमरा होता है, रूम मिल जाए, 1 रूम अपार्टमेंट कह लें, कि वो क्या सेल मिल जाए जिसमें अपनी टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब चीज़ें अलग होती है। इन 4 चीज़ों के लिए वो आपको, अगर पैसे वाला आदमी है, आप अपनी क्षमता से आप जितनी मांग सकते हो और आप उसको, हमने तो सर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा। एक बार जैसे बिल्डर्स के साथ एनसीएलटी के केसेस रहे, वो लोग रहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, तो हमारे मित्र थे जेलर,
तो मुझे इतने लोग अप्रोच करने लग गए उनकी फैमिली से कि उनको कह के एक्स अमाउंट के भाई डेली खाना मिल जाए। हाँ और वो डेली क्या सिस्टम बना के वो देवड़ी में वो सिस्टम बना, मुलाकात, हाँ वहीं वो मुलाकात भी हो रही है। वो अब सारा दिन उनको वहीं पंखे में बिठा देते थे, बिल्कुल आप ठीक हर है। चीज के पंखा तो मतलब सब रेट जगह कार्ड लगे, था हमें। पंखे तो सब जगह लगे हुए हैं। पर वो मतलब थोड़ा, एक तो इतने हाई फाइनेंशियल वो वाले लोग होते हैं, तो अंदर सिक्योरिटी का बड़ा उनको बहुत डर लगता है। हाँ फैमिली वालों को बहुत डर लगता है कि इनसे उगराही ना करें या उस टाइप का। अब सर ये बताओ कि तिहाड़ में बहुत सारी गैंग्स ऑपरेट करती हैं। ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल छोटे होते हैं, बाहर क्या नाम होता है, अंदर से जो ऑपरेट करते हैं उनका नाम बहुत बड़ा हो जाता है और हर तरह के काम करते हैं। आज मतलब एज अ लेमैन मैं ये कहूँगा कि तिहाड़ एक क्रिमिनल्स की यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हाँ, ये आपकी सोच है। अब उस चीज़ को रोकने में और कैसे इस चीज़ को एक्शन क्या लेते हैं, मतलब एक जेलर के लिए क्या रोल हो जाता है? देखिए, जेलर की पहली ड्यूटी तो मैंने आपको बताया सेफ एंड सिक्योर कस्टडी होगी। दूसरा है उसकी ड्यूटी होती है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। तो रिफॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम है, कैंपस प्लेसमेंट्स हैं, जेल फैक्ट्री है। दूसरा फिर मेडिटेशन सिखाते हैं उनको, योगा होता है। फिर तीसरा जो है उनको हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की सीख देते हैं। बाहर से अच्छे अच्छे लेक्चरर आते हैं। आप अभी शिव खेड़ा जी का नाम ले रहे थे। शिव खेड़ा जी ने आके जेल में सुधार के जो प्रोग्राम थे हमारे उसमें हिस्सा लिया। कैदियों को प्रीचिंग करते थे कि आप अच्छा कंडक्ट रखो, ये रखो, वो रखो, सब चीज़ें। तो इन चीज़ों का जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हम कम्युनिटी सपोर्ट लेते हैं। तो एक बार आपने जेल में उसकी सेफ एंड सिक्योर कस्टडी कर ली और आपने उसको रिफॉर्म वगैरह के दे दिया, और सबसे बड़ी बात है आपने उसकी ह्यूमन राइट का वायलेशन की, जो उसकी एंटाइटलमेंट है वो आप अगर दे रहे हो, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आपके जेल में आपके जेलर रहते बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ आई, हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ आई। कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसका आप हमें कुछ बताना चाहेंगे जब आपको बहुत सारे चैलेंजेस हुए कि मतलब हाथ पांव फूल गए कि भाई इनको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, वो तो देखें, जब भी कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आती है ना, तो दिल्ली में जो है, दिल्ली में पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का इतना डर नहीं होता। अगर आप बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे या और स्टेट्स में जाएंगे, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो स्टाफ को डरा के रखते हैं। वो बाहुबली सिस्टम, बाहुबली टाइप के। आप देखें कितने लोग थे, शाहबुद्दीन को बिहार से यहाँ भेजा, पप्पू यादव को यहाँ भेजा, ऐसे बहुत सारे प्रिजनर अच्छा फिर यहाँ ले आते? यहाँ ले आते थे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से। हाई कोर्ट आर्डर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से। तो दिल्ली में इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि एक तरह का ये एनसीआर होने की वजह से एक तरह के सेमी यूटी कह लो, यूटी विद असेंबली वो कह लो। तो यहाँ के पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तब होता है, अब जैसे राजा आए थे, ये राजा आ गए, कोनी मोई आ गई, कोनी मोई आ गई, और दूसरे लोग आ गए। 2G वाले केस थे शायद, 2G, हाँ टोलगेट और हाँ। तो ये जब आए, कलमाडी भी रहे, सुरेश कलमाडी भी रहे। तो ये लोग जब आए, क्योंकि सेंटर में भी इनकी वो सरकार थी, है ना, यहाँ पे भी इनकी सरकार थी। तो ये देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती क्या होती है, ये कहेंगे खाना में बाहर से मंगवा दो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है तो जेलर बेचारा क्या, जेलर भी तो एम्प्लॉय नहीं का हो गया एक तरह से। तो एम्प्लॉई है तो वो उसको मंगवा के देगा। फिर शाम को कोई मिलने के लिए आ रहा है तो उसको शाम को ही मिलवाना पड़ेगा, जबकि दूसरे केसों में शाम को कभी नहीं मिलवाते। तो यहाँ रूल्स का वायलेशन होता है, पर ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे राज करे। पैसे वाला राज कर सकता है क्योंकि पूरे सिस्टम को खरीद रहा है, पर पॉलिटिशियन खाली अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर राज नहीं कर सकता। एक का तो सर सुना कि पैसे सरकारी जो नौकरी की वो है सैलरी है वो अलग मिल रही है, वो बंदा पैरेलल सैलरी दे रहा है इतने सालों से, देख लो। और उसको हीरोइनें मिलने आती थी, मतलब बॉलीवुड की एक्ट्रेस आ रही है जेल में, तो उसको क्या वो, हाँ जैसे आपने पढ़ा है सुकेश, हाँ सुकेश चंद्रशेखर, मैंने भी वही पढ़ा है। और आप देखो 2 सुपरिटेंडेंट
3-4 डिप्टी सुपरिटेंडेंट एस्टन जेल के अंदर है, मकोका लग गया उनके ऊपर, अब शायद बेल वगैरह हुई है। वो इसी केस में। हाँ, तो इसी मकोका लग गया था उनके ऊपर। तो जो भी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो भी पैसे से बाहुबली होगा वो सिस्टम को खरीद लेता है। और हमारा प्रशासन जो है, दिल्ली जेल का प्रशासन जो है, बहुत जल्दी उनके लालच में आ जाता है और प्रलोभन में आ जाता है। सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ। और जगह भी होता है, पैसे का होता है, पर और जगह क्या होता है, पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाते हैं। पर यहाँ पे पैसे वाले पैसे सिस्टम को खरीद के फिर जेल चलाते हैं। सर, अगर जब वो ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी सोसाइटी में भी, तो अगर यही सिस्टम चलता रहा, पैसे वाला जेल में पहले तो आता नहीं, आता है तो जल्दी छूट जाता है, कन्विक्ट नहीं होता। आपने देखे कि 500 रुपए के पीछे 2 भाई फांसी चढ़ गए और वो जिसने कराया वो पैसे के दम पे बड़े वकील करके निकल जाते हैं। हाँ। और अगर आ रहे हैं तब उनको पैसे के दम पे सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। हाँ। तो ये कब सिस्टम खत्म होगा, इससे कैसे बदलाव कब आएगा? ये तो देखो पूरे देश में बदलाव आएगा। जब पूरे देश में बदलाव आएगा कि आप देखें, अगर आप सोचें कि देश में करप्शन है और जेल में करप्शन ना हो तो ये आपकी गलत सोच है। अगर देश में करप्शन नहीं होगी तो तब जाके जेल में होगा करप्शन कम होगी। पर आप सोचो कि बाहर करप्शन है और जेल में करप्शन बिल्कुल ना हो तो हो ही नहीं सकता। जेल में ज़्यादा होगी, क्योंकि जेल में एक सोसाइटी का गार्बेज डंप है। जो लोग हाँ, जिसको हाँ जाना है, इस रास्ते से निकलना है, जिनको इस रास्ते से निकलना है तो वो है। तो करप्शन मेरे हिसाब से जो है सबसे बड़ा कीड़ा है जो इस देश को खा रहा है। जब इस देश को खा रहा है तो इंस्टीट्यूशन तो अपने आप खोखली हो रही है। तो इनको जब तक करप्शन पे लगाम नहीं लगाते, कास्टिज्म पे लगाम, मैंने आपको बताया कास्टिज्म से पैदा होती है करप्शन कास्टिज्म का रिजल्ट है। तो जब तक इसके ऊपर ये लगाम नहीं लगाते तब तक तो आप देखें सिचुएशन बैड टू और सी हो रही है, और ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। सर, जब तक हमारे देश का नागरिक कास्ट के बिहाफ पे वोट करेगा, हाँ, तब तक करप्शन खत्म हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, क्योंकि जो एक कास्ट का जिसके पीछे लाखों की गैदरिंग है, लाखों फॉलोअर है, उसको ये पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मासेस मेरे साथ हैं, तो वो कुछ भी करके अंदर से जेल से एक बंदा टेररिस्ट है, वो इलेक्शन लड़के जीत के आ गया, जेल में जीत गया, गारंटीड है वो। अगर जेल से आप इलेक्शन लड़ते हो तो आप जीतोगे। वो एक सिंपैथी और पता नहीं क्या आपको मिल जाती है। बिल्कुल, यही तो देखें हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ जो वोट पड़ता है, नंबर 1 धर्म और दूसरा कास्ट। जितने आप देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है कि इस धर्म के फलाने इसका है और इसके कितने लोग हैं, जाति का, तो हम जीतेंगे। जब हमारी पब्लिक धर्म के नाम पे वोट देगी, कास्ट के नाम पे वोट देगी, तो जो जैसी गवर्नेंस आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगी, वही आपको मिल रही है। तो इसलिए ये 2 बहुत बड़े दुश्मन हैं जो कि हमारी देश की प्रोग्रेस में जो है एक हिंड्रेंस है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए। कास्टिज्म, मैंने जैसे बताया कि अगर मैं आया तो कास्टिज्म सबसे पहले बैन करूँगा कि कोई अपनी कास्ट लगाएगा ही। तो क्या आपका कहीं से ऑफर है, कहीं मन है, कहीं हम नेक्स्ट उसमें देखें कि सर एक नए रोल में? देखिए, कुछ पता नहीं है सितारे कब कहाँ ले जाते हैं, कोई पता नहीं है। 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो जाती है दिल्ली में, बहुत ही पास। आप 1981 में आपने ज्वाइन किया था तिहाड़ जेल, लगभग 3 साल की नौकरी थी। तो उस टाइम पे जेल के अंदर का माहौल, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत दंगे हो रहे थे, उस टाइम पे जेल का क्या माहौल था? देखिए, उस टाइम पे क्या था कि सबसे पहले जैसे हमारा काम होता है सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन और प्रिजनर, तो हमारे जो जितने सिख जो हमारे इनमेट थे उनको हमने सेल्स में डाल दिया था ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो सके। क्योंकि राइट तो पागलपंथी होती है, मतलब एक आदमी का दिमाग खराब हुआ नहीं मारना शुरू कर। हाँ, वो तो मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग वगैरह होती है। तो हमने एक तो इनको सेल्स वगैरह में डाल दिया था।
फिर उसके बाद जो है बाहर की जो इंफॉर्मेशन है अंदर ना आए, हमने थोड़ी सेंसरशिप भी लगा दी थी अखबार वगैरह में, रेडियो वगैरह। हाँ रेडियो वगैरह में। उसकी उस टाइम पे रेडियो तो रेडियो होते थे, अखबार वगैरह हमारे बहुत एक रिफॉर्मेटिव मेजर होता है कि अगर प्रिजनर्स को हम अखबार देते हैं तो उसमें जो भी ऐसी सेंसिटिव खबर होती थी हम अखबार में से उसको काट लेते थे। और तीसरा जो है कि अंदर घबराए नहीं, तो साथ के साथ हमारी जो है एक परेड चलती रहती थी ताकि इनमें एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। वही नतीजा है कि जेल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाहर इतना हुआ है, जेल के अंदर मुझे तो लगता है कि जो 100-200 सिख कैदी अंदर होंगे उनकी फैमिली तो उस टाइम पे उसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ रही होंगी। बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ रहे थे। और पूरा हमारे यहाँ वेस्ट में आपको बताऊं कि बाहर देखो जितने भी दंगे होते हो, पर जेल के अंदर मैं देखा दंगे आपको कभी रेयरेस्ट कभी मिलेंगे। वो बस वो क्या है कि वो हाईलाइट हो जाते हैं। सब हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सारे इकट्ठे रहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे यहाँ मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं जेल के अंदर, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो मंदिर बने हुए, तो मंदिर पे जब हम वो करते हैं, जब पूजा करते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग आके बैठते हैं। जब किरण बेदी होती थी तो हमारे यहाँ हवन बड़े पॉपुलर होते थे। हवन जो हम करते थे, जैसे देखिए क्या होता है कि रिफॉर्मेटिव फिलॉसफी के पीछे ये होता है कि आप समझो कि आप तो होस्ट हो, प्रिजनर जो है गेस्ट है। इसको रिफॉर्मेटिव मतलब आपका परिवार है, प्रिजनर जो है आपके परिवार है, जो हमारे कहा जाता है वासुदेव हाँ कुटुंबम। वासुदेव। तो प्रिजनर हमारा परिवार है। तो अब किसी के घर में कोई खुशी है तो वो घर से लड्डू लेके आता था, हम सारे मिलके खाते थे, या हम मिठाई मंगवा के करते थे, या त्योहार साथ सेलिब्रेट कर, त्योहार साथ सेलिब्रेट करते ही हैं। उसके बाद क्या है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, हम सारे मिलके उसको सांत्वना देते थे। और फिर हवन हमारे यहाँ बड़े पॉपुलर होते थे कि जब भी कोई बात हो, खुशी है गमी है, हवन कर दो। तो हवन जब करते थे उसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं से ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के हवन करते थे। हवन एक सनातनी हवन होता है, एक दूसरा हवन होता है। तो सनातनी में थोड़ा वो पान का पत्ता, ये कत्था वगैरह ये होती है, वो नहीं करते थे हम, जिसमें ज्यादा अडंबर हो। वो तो फिर आर्य समाजी एक आर्य समाजी हवन का वो करना, आहुति तो जिसमें इतने पॉपुलर होते थे, इतने पॉपुलर होते थे वो जब हवन होता था। और मजेदार बात ये, मैं जहाँ भी जेलर रहा हूँ, मजेदार बात ये है कि दूसरे धर्म के लोग आके उसको ऑर्गेनाइज करते थे। मैं भी जाता था और हिंदू भी होते, सारे धर्म के लोग बैठ के उसको एंजॉय करते थे। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसा देखा गया है कि बाहर निकलना नहीं चाहते, जैसे आपने कहा कि अगर जेल के दरवाजे भी खोल दो, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का हमने सुना कि उन्होंने आज तक बेल ही अप्लाई नहीं करी है। इसका क्या कारण हो जाता है? देखिए इनका क्या होता है कि जो गैंगस्टर होते हैं, एक तो इनकी मैनेजमेंट एक बड़ी आपको एक तरीके से मैनेज करना होता है। आपको देखना होता है कि जैसे 16 जेलें हैं, तो अपोजिट गैंग एक जेल में नहीं जाने चाहिए। अगर अपोजिट गैंग एक जेल में चले गए तो वो आपस में लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लड़ मरेंगे जो आप कह रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला हमारे को देखना होता है कि कोई अपोजिट गैंग ना आए एक जेल में। और कई बार तो एक जेलें जो है एक गैंग के लोग इतने हो जाते हैं, वो भी अपने आप में समस्या, और वो भी अपने में समस्या है कि वो जेल पूरा अकेला चलाना। जैसे हमने देखी होगी ब्लैक रन इसमें सीरीज में, हाँ वो त्यागी गैंग बन गया, तो उन्होंने जेल ही चलानी शुरू कर दी। फिर हमारे दिल्ली वाले कहने लगे कि यूपी वाले आगे जेल कैसे चला सकते हैं। फिर एक सरदार गैंग था वो खड़ा हो गया, हड्डी गैंग, चवन्नी गैंग, अठन्नी गैंग, पता नहीं कितने गैंग है यहाँ पे। तो अब दूसरे दो गैंग जो दुश्मन होस्टाइल गैंग है उनको कभी भी एक जेल में नहीं रखना। सबसे पहली पॉलिसी ये होती है। और दूसरा, जितने गैंगस्टर होते हैं इनको सेल में रखा जाता है ताकि डे एंड नाइट इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर वॉच रखी जा सके। सीसीटीवी लगे हुए हैं जो कि उनकी हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं। और फिर उनको फालतू में बाहर नहीं निकलने देते। अगर बाहर, जैसे और एक आम आदमी होता है वो सारा दिन लगा लो खाली
रात को सोने के लिए या दिन के टाइम अपने सेल में जाते हैं, नहीं बैरक्स तो में। घूमते रहते हैं वो सारे। पर जो ऐसे हाई प्रोफाइल होते हैं इनको हम ऐसे बाहर नहीं निकलने देते। सर लेकिन ये लोग जमानतें क्यों नहीं अप्लाई करते? हाँ, तो जहाँ तक जमानत की बात कही है, इसमें क्या होता है कि जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं अपनी सिक्योरिटी। उनको ये होता है बाहर गए तो अगर दूसरा गैंग जो है अच्छा, गैंग वॉर उनसे मारे जा ज़्यादा सकते हैं। ज़्यादा बलशाली है, या जो पुलिस वाला है उनको लगता है कि पुलिस वाला दूसरे गैंग के साथ मिला हुआ है, इनको नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी बेल करवाते नहीं। बेल तभी करवाते हैं, बेल हो भी गई होती है, जमानत तभी देते हैं जब उनका जो है वो जब उनको लगता है बाहर बिल्कुल साफ है, सेफ है। पर जेल में रह के सारे शराब के ठीके, माफिया, रैंसम, ये सारी एक्टिविटी हो रही हैं, क्या जेल के प्रशासन की मिली भगत के बिना हो सकती हैं ये चीज़ें? देखें, इसमें 2-3 रीजन होते हैं। कई जगह तो होता है कि कोई इतना इतना खतरनाक बंदा होता है कि कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता। कई बार क्या होता है कि जो डिसग्रंटेड एलिमेंट होते हैं उस कास्ट के, वो उसकी हेल्प करते हैं। वो कई, और एक तीसरा होता है लापरवाही। और एक और भी कारण आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे तिहाड़ है, आपका जेल के रूल्स ये कहते हैं कि जेल आप जब बनाएंगे उसको आप म्युनिसिपल लिमिट से बाहर बनाएंगे, आबादी से दूर बनाएं। आबादी से दूर बनाएंगे। जब तिहाड़ में जब इन्होंने जेल बनाई थी 1958 में, तब ये दिल्ली की म्युनिसिपल लिमिट है उससे बाहर आती थी। अब इसके आसपास ही इतनी अब इसके आबादी। आसपास अब तो ये सेंटर में आ गई है। हम्म। पहले किसी टाइम पे अगर कनॉट प्लेस सेंटर में होता था, अब अब ये तिहाड़ सेंटर में है। ये इलाका हरिनगर जो सेंटर में आता है दिल्ली के। तो अब क्या होता है, इससे थ्रोइंग बहुत होती है। बाहर से लोग, अगर आप सामान फेंक देते हैं। मोबाइल फेंको, बीड़ी, तंबाकू बैन है जेल में, बीड़ी फेंको, चरस फेंको, स्मैक फेंको। आजकल तो ड्रोन वगैरह भी चल रहे हैं। हाँ, ड्रोन वगैरह भी चल रहे हैं, ड्रोन भी आपके उसमें वो फेंक सकते हैं। तो आजकल थ्रोइंग से काफ़ी चीज़ें अंदर आ रही हैं। फिर क्या होता है कि कई चीज़ें जो आती हैं, जो नाइजीरियंस होते हैं, इनको घोड़ा कहते हैं। अच्छा, इनका डील इतना बड़ा होता बड़े है बड़े कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में ये चीज़ें छुपा के ले आते हैं। फोन वगैरह। फ़ोन वगैरह ले आते हैं, इतना बड़ा डील इनका होता है। और अगर आपने ज़्यादा सख्ती से तलाशी की, फिर आपका कहते हैं कि आपने ह्यूमन राइट वायलेट कर दिया है। फिर ये डरते नहीं है, खासकर नाइजीरियन जो है डरते नहीं किसी से। एक नाइजीरियन 5-5 उनको बंदों को संभाल सकता है, इतनी इतनी ताकत होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल अंदर पहुंच जाती हैं, फिर अपनी वीडियो बना के जो है, खासकर जो है हाँ, ये गैंगस्टर्स होते हैं जो आजकल नए गैंगस्टर्स हैं, वीडियो बना के उसमें दिखा देंगे, हल्दी डाल दी पानी में, दिखाएंगे ऐसे जैसे कि शराब पी रहे हैं जेल के अंदर, मजे कर रहे, गाने गा रहे, और वीडियो वायरल कर दी। जबकि मजे गाने हर कोई गा सकता है, डांस हर कोई कर सकता है। पर जो बाहर एक आम आदमी जिसको जेल की वर्किंग के बारे में नहीं पता, उसको लगता है यार जब मैं इसको जेल में तो भिजवा सकता था, जेल में जाके जब ये मजे मार रहा है, शराब पी रहा है या डांस कर रहा है, भंगड़ा डाल रहा है, तो बाहर आके तो हमारा जीना हराम कर देगा। और डर बन जाता है। और डर बन जाता है, और वही डर जो उनके फेवर में काम करता है। वो मेरे ख्याल से जो क्रिमिनल है, जो गैंगस्टर है, वो राइड ही फेयर के घोड़े पे करता है। हाँ, बिल्कुल, हमेशा यही देखा, वो जानबूझ के वो अपनी इसको वो क्रिएट करता है ताकि अखबारों में छपे कि इतना गैंगस्टर। अब सर जैसे कनाडा में गोली चल गई, हाँ, किसी पे चलवा दी, बॉम्बे में अभी वो हुआ, सिद्दीकी का मर्डर हुआ या कुछ हुआ, 1 घंटे में तो ट्विटर पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे आ जाता है कि जी हमने बदला ले लिया। सिद्धू मूसेवाले का था। बहुत सारे गैंगस्टर्स का ऐसा देखा है। इनका काम होता है टेरर फैलाना। इसको इसीलिए टेररिस्ट कहते हैं क्योंकि इनका काम है टेरर फैलाना। और फिर जैसे आप आजकल हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि आपने अभी कोई काम किए तो आपका 10 मिनट में आपका जो है सब अखबारों में आ जाएगा, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, आप हीरो बन गए। अब असल में बिश्नोई गैंग क्या है या क्या नहीं है, पर बिश्नोई के नाम से इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतने ज़्यादा इलीगल काम हो रहे हैं। हर कोई अपने आप बिश्नोई का वो कहेगा कि मैं बिश्नोई का हेंचमैन हूँ, किसी से एक्सटॉर्शन कर लेगा, किसी को लूट लेगा, कुछ भी कर देगा। कोई उसके साथ कभी मिला, वो भी फोटो लगा ना भी मिला हो, हाँ, फोटो लगा ली, तो आप देखो इन चीजों का शहरों में तो शायद इतना नहीं होता जितना गांव में इनका टेरर होता है।
सर आपने इतने साल नौकरी करी, आपने चार्ल्स शोभराज से आपकी बहुत इंटरेक्शन रही, क्या आज भी आपके टच में है? चार्ल्स शोभराज का मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, चैटिंग उसने मेरे साथ की थी कि मैं नेपाल जेल से छूट गया हूँ, मैं आजकल इस होटल में ठहरा हूँ। तो उसकी अपनी एक बड़बोलापन की तो उसकी आदत थी, वो इतना सा काम करेगा तो इतना दिखा के वो करता है। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर उसने मुझसे पूछा आपका क्या हाल है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मुझे किसी जर्नलिस्ट का फ़ोन आया कि चार्ल्स साहब से बात करना चाहते हैं, उसको मैं आपका नंबर दे दूँ, मैंने कहा दे दो। तब उसने मेरे को ये सारी फ़ोटोएं वगैरह भेजी, तो शायद वो अपनी शूटिंग वगैरह कर रहा है। देखिए क्या होता है, कोई भी प्रिजनर जेल में रह के गया है और आपका रिलेशन है होस्ट और गेस्ट वाला, तो ज़्यादातर लोग जो प्रिजनर होते हैं वो आपको भूल जाना चाहते हैं। वो आपको देखेंगे भी ना मार्केट में, अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो साथ वाला है वो ये पूछेगा तू कैसे जानता है इनको। सर ब्लैक वो हिस्ट्री का वो भी तो चल जाता है एक नहीं माइंड नहीं, में। लोग साथ वाला नेचुरली पूछेगा कि तू सुनील गुप्ता को क्यों जानता है। वो फिर ये तो कहेगा नहीं कि मैं जेल में मैं रहता आपको है। इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। हमारे यहाँ जेल में मेडिटेशन के बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि मेडिटेशन से आप में क्या चेंज आया। मतलब हजारों लोग मेडिटेशन करते हैं हमारे साल में। तो फिर हम टीवी वालों को बुला लेते हैं, वो कवर करते हैं पूरा कि वो जो बोल रहा है उसको कवर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो एक ठीक घरों के होते हैं, उनके बच्चे जब पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, वो कहते हैं सिंगापुर गए हैं, अच्छा, यूके गए बताना नहीं चाहते। हैं। हाँ, बताना नहीं चाहते। तो ऐसे ही एक केस हुआ। तो एक बंदे ने वो मेडिटेशन की थी, तो हमने वो टीवी वाले वहाँ पहुँच गए, उससे पूछने के लिए कि क्या इफेक्ट हुआ तेरे को। वो अपना बता रहा है कि मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। तभी उसके बच्चे जो टीवी देख रहे थे वो कहती माँ तू तो कह रही थी बाप सिंगापुर गए हुए हैं, पापा तो वहाँ पे बोल रहे थे जेल से। हम्म। तो इन चीज़ों का मतलब ये है कि कोई भी अपने आप को जेल से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। जेल एक ऐसा नेगेटिव प्लेस है। टैबू तो है ही। हाँ, टैबू तो है ही। मुझे भी कोई कहे ना कि भैया तेरे को जितनी तनख्वाह हम देते थे तेरे को डबल तनख्वाह देंगे तू जेल में आके नौकरी कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। एक नेगेटिविटी की वो जगह है, कोई भी नेगेटिव वो लेना नहीं चाहता। आप 24 घंटे एनर्जीज ही आपके आसपास हाँ नेगेटिव है। सारा दिन आप ये देख रहे हो कि वो क्राइम कर रहा है या क्राइम करने की सोच रहा है। उसी टाइप के शातिर दिमाग के लोग होते हैं, सारा दिन हाँ नेगेटिविटी, झगड़ा, हाँ कभी सुसाइड भी हो जाते हैं, हाँ मर्डर भी हुए हैं। हाँ। सर चार्ल्स शोभराज आपके जेल में रहे, आपने बताया कि उनको मैसेज आता रहा। उनकी जेल में कैसी एक पर्सनालिटी थी? मैंने सुना है कि वो काफ़ी लोगों की मदद भी करते थे एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट स्टाफ, जेल स्टाफ और जो बाकी कन्विक्टेड लोग थे। उनकी मतलब आप पर उनकी पर्सनालिटी का कोई प्रभाव या आपने कोई स्पेशल चीज़ देखी? देखिए जेलर जो होता है उसको ये देखना होता है कि बाहर क्राइम तो करके आया वो, एक तो है कि उसे यार बड़ा घिनौना क्राइम करके आया है तो नफरत करता रहे उससे, वो लीगली आप कर नहीं सकते। तो जेलर को ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है, तो उन क्वालिटी को बाहर निकालना मेन रिफॉर्म ये है। अब जैसे चार्ल्स शोभराज है, अब सब चार्ल्स शोभराज के बारे में हमने बड़ा सुना होगा कि लेडी किलर था, बिकनी बिकनी किलर किलर। था और जेल को चलाता था, सब सब सुना हुआ है। पर उसकी पॉजिटिविटी है वो भी थी उसमें। उसमें पॉजिटिविटी क्या थी, मुझे लगता नहीं कि उसके बराबर का कोई वकील होगा। वो केस खुद, अपना केस उसने खुद आर्गू किया, सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल लिया। उस जो पेटिशन बनाता था वो इतनी अच्छी पेटिशन बनाता था कि अच्छे अच्छे वकील वो पेटिशन नहीं बना सकते। तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, तो प्रिजनर उसकी तरफ दौड़ते थे, चाहे गरीब थे चाहे अमीर थे, कि हमारी पिटीशन लिख हमारी देना। पिटीशन लिख दे। अमीर से तो पैसे ले लेता था, हम्म। गरीब से जो भी है उसे मालिश करवा ली या सफाई करवा ली, कपड़े धुलवा ली, ये होता था। तो पर वो बंदा जो है उसकी एक पर्सनैलिटी थी, बात करने का ढंग अलग था उसका। एक उसको लेडी किलर इसलिए कहते थे कि उसको जब जेल में था, पता नहीं कितनी लड़कियां
कोई डॉक्टर थी, कोई जर्नलिस्ट थी, कोई वकील थी। इतनी एप्लीकेशनें हमारे पास आती थी कि हमने इससे मिलना है, अच्छा। और वो बड़ा हैप्पीली मिलता था। तो जब लड़कियां मिलने आती थी तो बड़ा टाइट व्यू लगा के अपना सूट वगैरह पहन के वो आता था, उनसे मिलता था। तो ये उसका अलग एक पर्सनैलिटी भी अच्छी थी उसकी। जैसे उसका बात करने में काफी वो तो अभी लेटेस्ट वो देखा है, ही इज 80 नाउ, और हाँ। अब भी ऐसा लग रहा है उसने पर्सनालिटी वो 35 साल की लड़की से, लड़की से शादी की है, बच्चा भी है। वो मेरे ख्याल से नेपाल के डीजी है, पुलिस डीजी की के। लड़की है, बताओ, उनसे शादी की है। तो ये उसका लेडी किलर का तो उसका रहा ही रहा है। और दूसरा मैंने आपको बताया, वो फ्रॉड भी था। फ्रॉड ये था कि उसने जैसे जेल में जो भागा, वो आप देखेंगे कि पंजाब की जेलों में या और स्टेट की जेलों में क्या होता है कि 50 लोग आर्म्स के हाँ, साथ जेल आए, ब्रेक्स हो जाते हैं जेल ब्रेक्स हो जाते हैं, बाहर से आते हैं, यूपी में, आर्म्स लेके बिहार आते में। हैं। हाँ, वो जेल में, क्योंकि जेल में थोड़ा सा स्टाफ होता है, तो ठा 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 किया और अपने कैदी निकाल के ले गए, नक्सलवादी निकाल के ले गए। हाँ, ये तो तो सुनने में आया ये है। सुन में आया। पर तिहाड़ में क्योंकि क्या है कि यहाँ पे कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्स है, एक्सपर्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, तो यहाँ पे वो चीज़ आसान नहीं है। तो यहाँ पे इनको चीटिंग, जितनी भी आप एस्केप देखोगे, चीटिंग से एस्केप किए हैं। चार्ल्स सोबराज का एस्केप देखो, एस्केप कम है, चीटिंग ज़्यादा है कि स्टाफ को आपने ड्रग मिला के दे दिया, मिठाई में दे दी। और ये कह कि बर्थडे है आपका तो वो आपने खिला दी। शेर सिंह राणा का देखो, नकली पुलिस वाला बन के आ गया। या कई सारे हमारे प्रिजनर जो है, कोई पीडब्ल्यूडी की लेबर आती है, लेबर बन के बाहर निकल जाते थे, कोई पुलिस वाला बन के निकल गया। मतलब अलग अलग, ये चीटिंग ज़्यादा है बानिस्बत की एस्केप। पहले क्या होता था, जब 81 में मैंने ज्वाइन किया था, लोग क्या करते थे, जैसे दीवार है, कंबल को फेंका, कंबल कहीं से अटक जाता था, तो बस वो उससे खींच के वो अपना बाहर चला गया। ऐसे बहुत होते थे, कंबल छोड़ जाते थे, बाहर भाग जाते थे। तो ऐसे एस्केप भी हुए हैं, पर ऐसे ये एस्केप कम होते हैं जो डेयरिंग एस्केप होता है, चीटिंग ज़्यादा होती चीटिंग है। वाले। तो चार्ल्स सोबराज का चीटिंग का था, जो वो तो पकड़ा भी गया था पकड़ा शायद। पकड़ा वो मुझे लगता है खुद ही पकड़ा वो है, क्योंकि उसी गोवा के होटल में जा रहा है जहाँ सबको पता था कि ये यहीं पे वहाँ इसका जाएगा। फेवरेट होटल है, तो वहीं जाके वो जा रहा था। तो शायद इसको ना हमेशा लाइमलाइट में रहने का शौक था। ये क्या था, जब कोर्ट में जाता था तो मुझे याद है, आज की डेट में तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट बन गए हैं वो, कि उनको 50 रुपये देता था। तो उस टाइम फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते थे। कोर्ट में गया, कि मेरी फोटो वोटो खींच देना। हाँ, कोर्ट में गया, कोर्ट की क्या कार्रवाई हुई वो छाप देना। वो फ्रीलांस था, वो अपना छाप, कई अखबारों में छाप। इसको हमेशा न्यूज़ में रहने का शौक था, और वो मुझे लगता है शौक आज भी है। चर्चा में बने रहो। चर्चा में बने रहो, चाहे उसकी एस्केप जो उसने किया, मुझे लगता है ये भी चर्चा में रहने के लिए था। उसकी मतलब पूरी जिंदगी एक शोमैन वाली होती है ना, उसने शोमैन वाली जिंदगी बिताई। आप देखें, इसका मैंने बताया पॉजिटिव बात ये थी। अब अगर प्रिजनर की हेल्प कर रहा है, टाइपिंग आती है, सब कुछ कर रहा है, तो आप उसकी पॉजिटिव साइड देखो ना। आप नेगेटिव साइड क्राइम पे की आप, तो सजा हाँ, काट ही रहा है। हाँ। अब मनु शर्मा है, विनोद शर्मा के लड़के। विनोद शर्मा के लड़के। अब मनु शर्मा जब जेल में आया तो, ये कौन सा जेसिका लाल मर्डर केस? जैसिका लाल मर्डर केस में जब ये आया, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्या काम दें। फिर हमने कहा इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर चलाता है, तो इसको जेल फैक्ट्री जो है उसमें काम दे। तो इसको वहाँ पे काम दिया। जब वहाँ पे काम दिया तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं जेल में, वो टीजे के नाम से बनते हैं, TJS, तिहाड़ जेल स्पेशलिटी। बिस्किट, नमकीन और बहुत अच्छा, वो सारे, मैंने अभी देखा है, ये कुकीज, ब्रेड। कुकीज वगैरह के काउंटर मॉल्स में भी हाँ, देखे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मॉल में आपने देखे हैं, वो इसी मनु शर्मा का आइडिया था। अच्छा। इससे हमने कहा कि तू बता यार, हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करें। इसने आइडिया दिया कि आप जेल के आसपास जितनी भी जगह में, जेल रोड है, इधर सेवा पंखा रोड है, तो उसने कहा कि यहाँ पे आप अपने स्टॉल खोलो, ज़मीन तो हमारी है ही, तो वहाँ पे स्टॉल खोलो। हमने वो स्टॉल खोले। फिर मेरा भी एक आइडिया था कि कोर्ट में खोले जाएं। इसका भी था कि कोर्ट में खोला जाए, तो उसमें क्योंकि आप पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहे हो, जज को भी दे रहे हो, वकीलों को भी दे रहे हो, और आम पब्लिक को, तो हमने फिर वहाँ पे खोले। तो
इसके कई आइडिया इतने मैच्योर आइडिया थे मनु शर्मा के। मनु शर्मा के, कि जो हमारा हमारा जो ये जो टर्नओवर थी, जो किसी टाइम पे 2 करोड़ के आसपास होती थी, वो एकदम 16-17 करोड़ हो गई थी। तो पॉजिटिव साइड तो ये पॉजिटिव होगी, साइड भी नेगेटिव साइड ये है कि मर्डर करके आया। मर्डर करके आया, बड़ा हीनियस मर्डर करके आया, और छोटी शराब के ऊपर मर्डर करके आया। तो हर एक के दो पहलू होते हैं। अगर सक्सेसफुल जेलर वो है जो आपका पॉजिटिविटी आपसे निकाल के जेल चलाता है। अब तो बाहर आके विस्की का एक ब्रांड खोल दिया इंद्री हाँ, के वो नाम मैंने से, सुना था, अखबार में पढ़ा था। अपने गांव के नाम पे। हाँ, पर सर आपको क्या नहीं लगता कि मतलब किसी घर की बच्ची चली गई, वो अपने ड्यूटी निभा रही थी उस टाइम पे, वो तो अपना काम करने गई थी, एक अमीरजादे के बच्चे ने, पॉलिटिकल ने मार दिया उसे गोली, और फिर वो छूट के अब अपना काम भी कर रहा है। उसकी ज़िंदगी तो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब्ड हुई, पर उनकी तो बच्चा ही चला गया। देखिए क्या होता है, जो हमारी जो पीनल फिलॉसफी है, सबसे पहले मैं गांधी जी का कोट सुनाऊंगा। गांधी जी ने कहा था, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। अगर आप क्रिमिनल से ही हेट करना शुरू कर दोगे तो आप जेल चला ही नहीं सकते। तो हमारे को, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जब शुरू शुरू में जेल में गया ना, मैंने कहा यार इसको भी अखबार में देखा थी, इसकी फोटो। उन दिनों में टीवी तो में तो इतना कुछ होता नहीं था। मैं कहता यार इसको भी मैंने अखबार में फोटो देखी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ, जो लोग इतने फेमस लोग हैं जिनका हम अखबार में पढ़ते थे उनके बारे में, वो सामने खड़े हैं। तो क्राइम तो किया उन्होंने, वो ही। पर जेलर का काम है, एज ए होस्ट, जेलर का काम है कि उससे जितना पॉजिटिविटी बाहर निकाल सकता है। कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसको हम कहते हैं चल भैया तू स्पोर्ट्स सिखा लोगों को। कोई बंदा है, उसको उर्दू पढ़ानी आती है, चल भैया तू उर्दू सिखा लोगों को। पंजाबी आती है, तू पंजाबी सिखा। संस्कृत आती है, संस्कृत सिखा। तो हर एक पढ़ो और पढ़ाओ प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कि हर एक प्रिजनर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें हम ये नहीं देखते कि ये ऑफेंस क्या करके आया। ये नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। हमें तो पता ही नहीं होता। हम जब जाके, जिसका जेल में अच्छा बिहेवियर होता है, हमें लगता है ये काम का है। हम ये नहीं देखते क्या क्राइम किया है। क्राइम का तब देखते हैं जब किसी को अगर उम्र कैद हुई है, तब उसके केस का डोजियर बनता है, तब पता लगता है कि इसने ये क्राइम किया था, इसने पूरी फैमिली को मार दिया था। तब हमें पता लगता है। उससे पहले तो हमें क्राइम का पता ही नहीं होता। अगर उसका जेल में कंडक्ट ठीक है तो हम पूरी उसकी रिस्पेक्ट देते हैं और पूरी रिस्पेक्ट लेते हैं। सर सहारा श्री थे सुब्रत रॉय जी, उनके साथ तो आपका कुछ विवाद भी रहा, वो आपकी जेल में रहे, कितने टाइम रहे और क्या इंटरेक्शन? सहारा श्री का क्या था कि उन्होंने लोगों का बहुत सारा पैसा देना था, कई हजार करोड़ था। कई हजार करोड़ था। और इनको ये था कि इनके पास प्रॉपर्टी थी। इनका ये कहना था कि मैं लोगों को पैसा देना चाहता हूँ, पर प्रॉपर्टी को बेचूंगा तभी तो पैसा आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि मैं पैसा देना चाहता, पर मुझे प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुझे बेल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वाली बात मानी नहीं, डिनाई कर दी बेल। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड पे हम बेल नहीं देंगे। फिर उन्होंने जेल वालों को लिखा कि इसने जब फिर दोबारा पिटीशन लगाई कि इसका क्या हो सकता है, तो फिर सरकार ने कोर्ट को सुझाया कि इनको हम कोर्ट कम्प्लेक्स में रख सकते हैं, और कोर्ट कम्प्लेक्स को टेम्परेरी जेल डिक्लेयर कर देते हैं। और वहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी दे देंगे, क्योंकि अगर आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ को कुछ बेचना है या यूरोप में कोई बेचना है, तो टाइम जो गैप होता है हमारा, उसको ताकि कवर किया जा सके। तो हमने जब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात मान ली, और उन्होंने कह दिया कि इसको सेक्रेटरिएट सर्विसिंग भी अलाउड है, और इसको आप वहाँ रखो। तो वहाँ पे एसी कमरे थे, क्योंकि, और उसके इसने पैसे भी दिए। पर क्या होता है, एक लिमिट तक आप जब सुविधा लिबर्टी, एक लिमिट तक आप लिबर्टी ले सकते हो। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको फिर नागवारा हो जाता है उस चीज़ को देखना ही। जैसे मैंने देखा कि इनको जो एयर होस्टेस आती थी इनको मिलने के लिए, किस नाम पे आती थी कि वो सेक्रेटरिएट सर्विस देने के लिए इनको आती है, पर मुझे पता था कि उनका मिसयूज हो रहा है। मैंने खुद देखा था, शराब वगैरह उनके यहाँ पे पड़ी होती थी। क्योंकि मेरा वैसे तो विजिट करने की वो नहीं थी, तो पर वो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मुझे क्या था कि
दिल्ली हाई कोर्ट और जजेस वगैरह जो है, क्योंकि मैं एक ब्रिज था बिटवीन दी जुडिशरी एंड जेल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जुडिशरी के लोग आते रहते थे जेल को इंस्पेक्शन करने, विजिट करने के लिए, तो मेरे थ्रू ही जनरली ये बातें होती थी। तो मैंने कहा जब जुडिशरी मेरे पे इतना विश्वास करती है, मुझे कहती है कि ये जेल का एक दिल है, अगर सुनील गुप्ता कह देगा कि जेल किसी ने अगर क्राइम किया है, इसका जेल में कंडक्ट ठीक है, तो उसको कई केसों में ऐसा हुआ है कि जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी तो उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया लाइफ में, मेरे कहने से कि जेल में इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कर रहा है ये, और बहुत अच्छा, और दूसरे कैदियों को भी सुधार रहा है। तो फिर जब मैंने देखा कि ये दुरुपयोग हो रहा है, देखिए एक लिमिट तक तो दुरुपयोग आप कर नज़रअंदाज कर सकते, हाँ, पर अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जब कोर्ट मेरे ऊपर इतना विश्वास करती है, तो मैं फिर इनके पास, सीएम के पास गया। कौन थे सीएम? अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है दुरुपयोग हो रहा है। इन्होंने बड़े प्यार से सुना, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट किया, पर अल्टीमेटली कुछ किया नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि जब कुछ किया नहीं, जब मैं रिटायर हो रहा था, एक्चुअली जिस अफसर की मैंने जाके शिकायत लगाई है, उस अफसर ने पूरा मैनिपुलेट करके जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था उसी हफ्ते मेरे को चार्जशीट दे दी, और चार्जशीट भी ऐसी घिनौनी दी कि मैंने कोई 10 साल पहले कोई चीज़ खरीदी थी, जबकि मेरे को खरीदने की कोई पावर ही नहीं थी कि आपने ये चीज़ें खरीदी, आपने ये रूल फॉलो नहीं किए। अच्छा, कैसे भी घेरने के, मतलब घेर, प्रेशर और जब आप, अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर ये दूसरी कोई चार्जशीट बनाते तो शायद वो अप्रूव ना करते जो सीनियर अफसर थे, क्योंकि मेरे केस में एलजी जो है वो थे, डिसाइसिव अथॉरिटी थे, तो वो ना करते। पर इसने ऐसा बनाया कि जैसे मैंने रुपए पैसे में कोई घपलाबाजी कर दी है। घपलाबाजी मतलब इन्होंने जो चार्जशीट मुझे दी थी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के ऊपर दी, मतलब नजरअंदाज करके आपने अप्रूवल दे दी? हाँ, मैं अप्रूवल देने की मेरे को, इन्होंने कहा कि आपने ये चीज़ खरीदी और उसमें इस का अप्रूवल लेना चाहिए था, आपने लिया नहीं, है ना। जो कि बड़ा एक, जो कि 2 लाख की उस टाइम में मेरी तनख्वाह 1.25 लाख थी, एक 2 लाख की चीज़ कोई 10 साल पहले खरीदी हो, मैंने खरीदी नहीं, क्योंकि मेरे को पावर ही नहीं थी खरीदने की, डीजी को पावर थी, डीजी ने वो चीज़ खरीदी, नेगोशिएशन करके खरीदी, मैंने उनको बताया मैंने नहीं खरीदी, तो अल्टीमेटली मेरी बात मानी गई और मेरे को एक्विटल कर दिया। पर 6 साल मेरे वो 6 साल हरासमेंट करेगा, जो 6 साल मेरे को हैरेसमेंट, और सर जाते जाते चार्जशीट दे, और कलंक लगा दिया, बिल्कुल जाते जाते कलंक लगाने की कोशिश की। तो वो तो फिर जब एलजी के पास गए, एलजी ने कह दिया कि हम वापस ले लेते हैं चार्जशीट, उन्होंने एलजी ने चार्जशीट वापस ले ली। इनफैक्ट इनके मुंह पे कालक इंक्वायरी अफसर ने पोत दी जब उसने कहा कि आपने जो सुनील गुप्ता जी को चार्जशीट दी है बदले की भावना से दी है आपने, क्योंकि ये अपनी प्रमोशन मांग रहे थे, तो प्रमोशन के लिए इन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा डाला था, तो आपने उसी का बदले की भावना से आपने इसको चार्जशीट दी। बेशक जो चार्जेस आपने लगाए हैं, छोटे छोटे चार्जेस लगाए हैं, इसकी अप्रूवल नहीं ली, इसकी अप्रूवल नहीं, वो ठीक है, पर आपने उसने जो बाद में लिखा है बदले की भावना से है, तो उसने इनको थप्पड़ मारा। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि चार्जेस सारे वापस हो गए, मुझे विद इंटरेस्ट जो भी मेरे पैसे थे मिल गए। पर आप देखिए जो 6 साल बेकार हुए मेरे, 2016 से लेकर 2022 तक मैं स्ट्रगल करता रहा। अच्छा, फिर इन्होंने अखबार में निकलवा दिया। कौन थे उस टाइम पे डीजी? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा मुकेश प्रसाद डीआईजी थे, तो इन्होंने मतलब अखबार में भी निकलवा दिया। उसका नतीजा हुआ मेरे जो भी कहते थे यार तेरी तो इमेज ये है, तो कई लोग होते हैं ना जो मजे लेने वाले, वो कहते थे ऊपर से बड़ा शरीफ बनता था पर अंदर से देखो ये कर रहा था, जबकि उसमें कोई ऐसा चार्ज था ही नहीं मेरे ऊपर कि जिसमें मैंने कोई ऐसा किया। उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करके, पावर का मतलब 6 साल मेरे कौन देगा मुझे वापस। मैंने कई बार सोचा कि मैं इनके ऊपर मुकदमा डालूं, मुझे पता है मैं मुकदमा जीतूंगा, आज भी अगर मैं डालता हूँ, जिन्होंने मेरे पर वो बनाए थे मुकदमा डालता हूँ, पक्की बात है मैं जीतूंगा। पर मेरे मन में ये आता है कि यार उन्होंने जो अपने कर्म किए हैं उसका बदला उनको मिलेगा। मैं तो कर्म फल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, जब आप ठीक हो, अगर मैं बुरा होता तो करते तो उनका धर्म था जी, पर आपने
एक ने एजाज किसी ऊपर किया है, तो आप देखो ना सबके ऊपर। मैं अपना नाम ले, आलोक घूम के वर्मा। आ जाती है। आलोक वर्मा का देखो, उसको कैसे बुरी तरीके से उन्होंने सीबीआई के पद से हटाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर के पद से उसको जो है हटाया, जुडिशरी ने उसके खिलाफ वो किया। अच्छा, जो अभी रिसेंटली। नहीं नहीं, रिसेंटली तभी की बात है, 18-19 की बात है। और लोग भी थे, सतिंदर जैन था, इसके पास मैं बहुत गया था, जेल के अंदर रह के गया। और भी मैं नीचे लेवल के ऑफिसर देखे हैं, सब भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री तो रहे हैं सर जेल हर एक को अपनी करनी का फल मिलता ही मिलता है। इस चीज पे हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हम इस चीज पे विश्वास करेंगे तो आप देखो, हम गलत काम करेंगे नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम बचपन से सीख रहे हैं, पर इसको अपने रोज इसका मनन करना चाहिए, तो आप किसी का गलत नहीं करोगे। गलत का गलत करना चाहिए, गलत तो के ऊपर धर्म है। लेना, हाँ धर्म है वो। पर आप नाजायज के ऊपर किसी को करोगे तो आपको फल मिलेगा, तो भुगतो अपने। तो दोस्तों, आज हमने ब्लैक वारंट सीरीज जो बनी उसके मुख्य किरदार सुनील कुमार गुप्ता जी, रियल लाइफ जेलर ऑफ ब्लैक वारंट सीरीज और ब्लैक वारंट किताब, उनसे कम्युनिकेशन किया, 1-1.5 घंटे की वार्तालाप करी। और हमने सुनील गुप्ता जी से ये जाना कि जेल के अलावा भी इन्होंने हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स ऐसे बताए, कैसे हम अपना कंडक्ट ठीक रख सकते हैं और कैसे इतने लुभावने पद पे रह के एक हम्बल ज़िंदगी जी सकती है, और कैसे अपने कर्म को ठीक करके हम अपना जीवन काट सकते हैं। क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स करे, क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाए तिहाड़ जेल में, और बहुत से कैदियों को उनको अच्छा जीवन बाहर व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन करा। इसीलिए हम आपसे आज इनको मिलवा पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। थैंक यू। आपका टाइम देने के लिए। आप आए, ये बहुत बड़ा वो है आपका, शुक्रिया।